अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 मैथ का। और आज इस चैप्टर के मतलब हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 को। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है सिमिलैरिटी का, कि मैथ में दो फिगर्स या दो शेप्स जो है वो कब सिमिलर होती हैं, और उन सिमिलर फिगर्स को या उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम किस तरह अपनी रियल लाइफ में डिफरेंट जो अननोन लेंथ्स हैं उनको हम मालूम कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि अगर तो आप किसी खास पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने के लिए इस वीडियो पे आया, तो डिस्क्रिप्शन में हर जो क्वेश्चन है उसका टाइम कोड लिखा हुआ है। आप उसका टाइम कोड पे क्लिक करें, इंशाल्लाह आप उस लेक्चर पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें सीखना होगा कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं मैथ में। तो सिमिलर फिगर्स को अगर हम सादा और आम अल्फाज में बात करें तो ये ऐसी फिगर्स होती हैं जिनकी सेम शेप हो, और ज़रूरी नहीं कि उनका साइज सेम हो। शेप सेम होने से मुराद ये है कि अगर कोई एक चीज़ ट्रायंगुलर है तो दूसरी भी ट्रायंगुलर होनी चाहिए। अगर एक चीज़ रेक्टेंगुलर है तो दूसरी भी रेक्टेंगुलर हो। अगर एक चीज़ राउंड है, स्फीयर है, बॉल है, तो दूसरी भी बॉल हो। तो मतलब ये है कि उनकी शेप आपस में सेम हो। और दूसरा कहता है नॉट नेसेसरली द सेम साइज, कि साइज उनका डिफरेंट हो सकता है, कि एक शेप छोटी है तो दूसरी बड़ी हो सकती है। अब अगर साइज सेम हो तो फिर हम उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे ये दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं। देखने में देखेंगे बिल्कुल सेम शेप है, यानी दोनों ट्रायंगल्स हैं, और इनका जो साइज़ है वो भी सेम है, तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसका साइज़, आपने एक बात वैसे याद रखनी है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर भी होती हैं, ठीक है। हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होती है, लेकिन अगर हम इनका साइज़ चेंज कर दें तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहती, फिर क्या बन जाती हैं, सिमिलर। और साइज़ चेंज करने में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस रेशो से एक लेंथ इंक्रीज हुई है उसी रेशो से दूसरी लेंथ इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसके अलावा इनके एंगल्स भी आपस में जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यानी कि इसमें मैथ में थोड़ी सी ये डेफिनेशन स्पेसिफिक हो जाती है कि ना सिर्फ उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट हों, बल्कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे अगर हम मिसाल लें कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है, इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसी तरह ये जो एंगल है, इसको अगर मैं मार्क करूं तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि इनकी जो साइड लेंथ है वो सेम रेशो से इंक्रीज या डिक्रीज होनी चाहिए। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इसकी जो साइड लेंथ है वो क्या है, 2, और इसको मैंने डबल कर दिया इस डायग्राम में, ये हो गई 4, ठीक है, यानी 2 टाइम्स हो गई। और इसकी अगर साइड लेंथ पहले थी 4, तो फिर उस लिहाज से इसकी साइड लेंथ भी डबल होनी चाहिए, यानी 8 होनी चाहिए। और अगर इसकी भी साइड लेंथ 4 थी तो उस लिहाज से इसकी भी साइड लेंथ डबल हो जानी चाहिए, 8, यानी उसी रेशो से इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो हम रेशो की बात करें तो इनमें रेशो जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी इक्वल होगी। जैसे मैं कहता हूँ अगर बेस लेंथ जो है हमारी, इनकी रेशो मैं दूँ 4/2, तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके 2 आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें 8/4 की, तो ये भी 2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं असल में स्केल फैक्टर, कि ये स्केल फैक्टर है जिससे जो एक ट्रायंगल है दूसरी ट्रायंगल से बड़ी हुई है, जिस स्केल फैक्टर से। इसको आमतौर पे केस इज़हार करते हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो साइड लेंथ है उनकी रेशो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो फिर हम उनको कहते हैं मैथमेटिक्स में, फिर हम उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं कि टू पॉलीगॉन्स और सिमिलर सिमिलर होंगी अगर उनकी जो लेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शन आपको पता है, जब दो रेशो आपस में इक्वल होती हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन, और उर्दू में इसे तनासब कहते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो मेजर्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो फिर हम उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं ना, तो उसमें अगर आपको पता लग गया कि एक ट्रायंगल के एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर आपको उनकी रेशो फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी जो साइड लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है। यानी एक चीज़ ही आप फाइंड कर लें, अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है
तो आप कह सकते हैं वो ट्राइंगल्स सिमिलर। क्यों? क्योंकि अगर उनके एंगल्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा तो फिर वो जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहती। और अगर आपको ये पता चल गया उसका, यानी वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आपको ये पता चल गया कि दो साइड लेंथ आपस में, सॉरी, जो इसकी तीनों साइड लेंथ है, उनकी रेशो आपस में इक्वल है, तो फिर उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। लेकिन जब तीन साइड से ज़्यादा पॉलीगॉन्स की हम बात करते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो फिर उसमें ये दोनों कंडीशंस का वेरीफाई होना ज़रूरी है। उसमें अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सिमिलर है। उसके लिए ज़रूरी है कि उनका जो साइड लेंथ है वो भी प्रोपोर्शनल हो, यानी उसके लिए हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। ट्राइंगल में ये है, अगर एक कंडीशन चेक कर लें तो उससे ही हमें पता चल जाता है ये आपस में सिमिलर है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको, आपको ये दो रेक्टेंगल्स नज़र आ रही हैं। आपको पता है रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो सारे कितने कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। और इसकी साइड लेंथ कोई भी मैं लेट से कह लेता हूँ कि इसकी साइड लेंथ अभी 4 है। ठीक है। और इसकी भी साइड लेंथ 4 है, दोनों की साइड लेंथ सेम है। और ये मैं कह देता हूँ ये साइड लेंथ भी लेट से मैं कह देता हूँ 4 है। चलें चेंज कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि फिर वो स्क्वायर वाली डेफिनेशन में आ जाएगी। चलें 3 कह लेते हैं, ये 3 है और ये भी 3 है। तो इसका मतलब क्या है, सिमिलैरिटी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जिस रेशो से जिसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, उसी रेशो से इसकी हमने क्या इंक्रीज करना है, विड्थ भी इंक्रीज करनी है। तो अगर तो मैं सिर्फ इसकी देखें, ये लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ, विड्थ उसकी सेम रही, तो फिर ये प्रोपोर्शनल है। हालांकि एंगल्स सेम है, एंगल्स अभी भी राइट एंगल्स ही बन रहे हैं सारे, लेकिन सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने से और विड्थ सेम रखने से वो प्रोपोर्शनल, उनकी जो साइड लेंथ है प्रोपोर्शनल नहीं रहती और वो सिमिलर नहीं रहती। तो लिहाजा इस बात को आपने जहन में रखना है कि जब तीन से ज़्यादा पॉलीगॉन्स की बात हो तो दोनों कंडीशंस को चेक करना है। और जब ट्रायंगल की बात हो तो एक कंडीशन ही, अगर आप एंगल या वेरीफाई कर लें या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशो है वो इक्वल कर लें, तो वो सेटिस्फाई कर देता है कि ट्रायंगल से सिमिलर। इसके बाद एक तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। एक तो हमने बात की कि एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। दूसरी हमने बात की कि उनकी जो साइड लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो एक ट्रायंगल से रिलेटेड है सिर्फ, ये बाकी जो शेप्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं। ये गलती से लिख दिया गया है, ये होना चाहिए था साइड एंगल साइड। ठीक है, ये सिमिलैरिटी एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम में ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल का भी वही एंगल आपस में क्या है, सेम में ये रखते हैं, और उन दो उस एंगल की जो दोनों साइड्स हैं, यानी एंगल क्या है, इंक्लूडेड एंगल है दो साइड्स के दरमियान। वैसे तो हमें तीन साइड्स की जो है वो रेशो इक्वल करनी होती है, लेकिन अगर दो साइड्स की रेशो इक्वल कर दें लेकिन हमें ये पता चल जाए कि उन साइड्स के दरमियान वाला जो एंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर। जैसे हम देते हैं डायग्राम की मदद से कि तीसरी साइड का हमें नहीं पता दोनों का कि उनकी रेशो इक्वल है, यानी क्योंकि हमें लेंथ नहीं मालूम। लेकिन अगर हमें ये मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और इसकी जो दोनों साइड्स हैं उनकी रेशो जैसे 1/2 आएगी, ये रेशो, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 2/4 आएगी, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये भी 1/2 आएगी। तो इससे भी हमें ये थ्योरम ये बताता है कि आप जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर। तो तीन बातें सादा अल्फाज में आपने याद रखनी है कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल होनी चाहिए, और एक ये थ्योरम है जो सिर्फ ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं और दोनों राइट है, यानी ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और दूसरा जो एंगल है वो डिफरेंट है। तो तीसरे एंगल का हमें नहीं पता वो क्या है। तो तीसरे एंगल के लिए आपको याद होगा एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल एंगल सम थ्योरम। वो क्या कहता है कि जो तीनों एंगल्स हैं उनको जब हम सम करते हैं किसी भी ट्रायंगल के, चाहे एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, तो उनका जो टोटल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। ठीक है, जैसे हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके तीन ही एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, इनको जब हम इनके मेजर्स को आपस में ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री बनता है। तो इस थ्योरम को हम यूज़ करके जो है तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर तो आपको ये सवाल एमसीक्यू में आया तो आप ज़ुबानी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जी कि देखें जी 90 डिग्री प्लस 30 120 डिग्री आया, तो 180 में जब हम 120 माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह 60 प्लस 90 150 डिग्री आया, तो 150 को जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमें पता चल गया ये 30 डिग्री जो एंगल है इस 30 डिग्री एंगल के कॉन्ग्रुएंट है।
राइट एंगल्स तो वैसे ही कंग्रुएंट होते हैं, 60 डिग्री 60 के इक्वल है, तो तीनों एंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो गए, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको जो है क्वेश्चन वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ गया या लॉन्ग आ गया, तो फिर आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि जो आपका पेपर चेक भी कर रहा है उसको भी पता चले कि स्टूडेंट को पास जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर, इसने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए आप पहले ट्रायंगल, लेट्स से मैं इसको कह लेता हूँ कि इसका ये एक्स डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वही थ्योरम लिखेंगे, तीनों एंगल्स को जमा करके 180 के इक्वल रखेंगे। फिर हमें पता है 90 प्लस 30 120 होगा, तो 120 में से अब हमने क्या करना है, 120 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे इसको ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसके बाद फिर इसको लेट हम कर लेते हैं वाई, कोई और वेरिएबल नाम दे लेते हैं, तो उसी थ्योरम को हम फॉलो करते हैं। हम लिख देते हैं वाई प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 60 प्लस 90 150 आ जाएगा, 150 जो जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वेशन की तो ये माइनस हो जाएगा, और जब 180 में 150 माइनस करेंगे तो 30। तो इसका मतलब है ये 30 इस 30 के इक्वल हो गया, ठीक है, और ये 60 इस 60 के इक्वल हो गया, और 90 90 वैसे ही आपस में इक्वल है। तो आप नीचे लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ना वो क्या है, कंग्रुएंट है। यानी सिमिलर एंगल, एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम इसे कहते हैं, वो हम लगा के इनको सिमिलर कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें उसने एंगल्स हमें कोई नहीं दिए, सिर्फ साइड लेंथ है। तो ट्राइंगल का अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप साइड लेंथ को भी प्रोपोर्शनल साबित कर देंगे तो उससे भी ये साबित हो जाता है कि वो दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर है। इसके लिए दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसको अगर हम देखें तो इनकी हम कॉरस्पॉन्डिंग रेशो लिख लेंगे, साइड जो लेंथ है, जैसे बेस लेंथ ये 3 है, ये 2 है, तो इनकी अगर हम रेशो लिखें तो लिख सकते हैं 3/2। तो दूसरी अगर हम इसकी बात करें अब, तो ये भी 3/2 ही आएगा। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस ट्रायंगल की साइड लेंथ को आपने एक रेशो में न्यूमरेटर में लिखा है, उसी ट्रायंगल की साइड लेंथ को आपने दूसरी रेशो में भी न्यूमरेटर में लिखना है, और तीसरी में भी, ठीक है। तो इसको हम 2/3 नहीं लिख सकते, इसको हम 3/2 ही लिखेंगे। इसके बाद तीसरी अगर हम देखें रेशो, तो ये साइड लेंथ हमें पता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि ये 3/2 है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो रेशोज़ हैं या फ्रैक्शंस हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखते ही हमें पता है डेसिमल में उस वक्त कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है जब हम डिसाइड ना कर पा रहे हूँ कि आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। तो नीचे आपने लिख देना, सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी इनके जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बात की थी कि ट्रायंगल के अलावा जो दूसरी फिगर्स हैं, पॉलीगॉन्स हैं, उनके लिए दोनों कंडीशंस को आपने चेक करना है। हालांकि इनकी रेशो देखें, 4/4 1 आ जाएगा, 3/3 भी 1 आ रहा है, रेशो का जो है ना वो सेम है, लेकिन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इसको हम सिमिलर नहीं कह सकते। तो सिंपली आपने लिख देना है कि सिंस द शेप्स आर नॉट द सेम द फिगर्स आर नॉट सिमिलर, या आप यूँ लिख सकते हैं कि एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट द फिगर्स आर नॉट सिमिलर, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें वही जो तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी थ्योरम वाली, वो अप्लाई होगी। हमें नज़र आ रहा है कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनके मेजर्स आपस में इक्वल हैं। अब हम बाकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो भी चेक करेंगे, क्योंकि एक एंगल, अगर तीनों एंगल हों तो फिर हम रेशो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती ट्राई में। लेकिन इसमें चूंकि हमें एक एंगल है, तो इसलिए हमें जो साइड लेंथ्स हैं दो, उनकी रेशो चेक करनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि 6, यानी 6 को ऊपर रख लिया, 4 को मैंने नीचे रख लिया, तो ये वाली साइड ऊपर रखी थी इस ट्राइंगल की, तो इधर भी अब दूसरी रेशो में भी इसी इसको हमने ऊपर रखना है, 4.5/3। अब मैं अगर इनको सिंप्लीफाई करूँ तो देखें, ये 3 2 टाइम्स 6, और तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 हमारे पास बन जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल, इधर डेसिमल है तो उसको ज़रा सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाएगा आपका। आप इसको डायरेक्ट जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आएगा।
जब इसको भी कैलकुलेटर पे कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1.5। तो इसका मतलब है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी आपस में इक्वल है। तो ये क्या होगी, ट्राइंगल्स क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। तो लिख देंगे सिंस द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो पेयर था कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का उनकी रेशियो आपस में क्या है, और जो मेजर है इंक्लूडेड एंगलों के दरमियान वो इक्वल है। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या आप थ्योरम को जो है वो मेंशन कर दें बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी थ्योरम, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अब हमने रेशियो चेक करनी है तीनों साइड्स की उसी तरह। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, 6/4 ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जी के 3/2 ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं जी रेशो 4/3 ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब अगर आप देखें तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 3/2 आ गया। इसका मतलब है ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन इनको हम नहीं 3/2 लिख सकते, जैसे मर्जी आप इनको सिंप्लीफाई करें ये सेम नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है दो साइड लेंथ की रेशो तो आपस में इक्वल है, लेकिन तीसरी की डिफरेंट है, तो तीनों की होना जरूरी है। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, since the corresponding sides are not proportional, triangles are not similar। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें अब दोनों हमें नज़र आ रहा है कि क्या है, रेक्टेंगल्स हैं, और यानी 90 डिग्री का एंगल इनका है बन रहा है दोनों का, यानी जो शेप्स हैं वो सेम है, सिर्फ इनकी हमने रेशो चेक कर लेनी है अब। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसी तरह रेशो लिखेंगे कि 12/6 लिख लिया, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनकी विड्थ कह लें। फिर उसके बाद 16/8 लिख लिया हमने, यानी इसको ऊपर रखा क्योंकि इधर हमने इसको ऊपर रखा था। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे ये क्या आ जाएगा, 2, और ये भी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 = 2। तो रेशो आपस में इक्वल है, तो ये क्या है, सिमिलर है। तो हम लिख देंगे सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो द ट्राइंगल्स आर, सॉरी ट्राइंगल्स नहीं था होना चाहिए इधर, इधर चाहे तो आप पॉलीगॉन्स लिख लें, या पॉलीगॉन्स भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल्स। ठीक है, दोनों में से जो सा मर्जी वर्ड आप इधर लिख दें, ये गलती से जो है वो ट्राइंगल्स लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी जैसे हमने दो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन किया था वही जो है थ्योरम इस पे अप्लाई होगा। देखें ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अब इनकी रेशो हम चेक कर लेंगे। तो उसी तरह हम रेशो लिखते हैं 9, इसको पहले अब मैंने लिखा है, इसको बाद में, आप चाहे तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिखना कोई मसला नहीं, लेकिन बस ऑर्डर आपने दूसरी रेशो में ऑर्डर सेम रखना। ठीक है, इसको आप चाहे 6/9 लिख लें, तो फिर दूसरी रेशो में भी आपने क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5/7.5। तो वही ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं, या इधर आप देखें 9 पहले ऊपर था तो अब हमने क्या लिखा, 7.5/5। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ये भी 1.5 आ रहा है, इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो रेशो जो है वो आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उसी थ्योरम के मुताबिक आपस में सिमिलर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द अननोन क्वांटिटीज, जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनको फाइंड करना है सिमिलर फिगर की। अननोन क्वांटिटीज से मुराद है उसकी ये जो एक्स वाई वेरिएबल्स आपको नजर आ गए इनको फाइंड करना है। वो फिगर्स उसने खुद बता दिया सिमिलर है। सिमिलर फिगर है, अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है इनमें कि ये सिमिलर है, यानी ना ही चेक करने की जरूरत है। हम बस ये जानते हैं कि ये सिमिलर फिगर है, तो बस हम इनकी रेशो को जो है वो इक्वल आके इनको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है दो ट्राइंगल्स हैं और ये उसने खुद बता दिया कि ये सिमिलर है। तो पहले तो आप एक नोट लिखेंगे कि सिंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइज हैं वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइज की प्रोपोर्शनैलिटी रख लेते हैं। तो वेरिएबल को जहाँ पॉसिबल हो वेरिएबल ऊपर लिखना वहाँ ऊपर लिखें, क्योंकि उससे फिर आगे कैलकुलेशन करना ज़रा ईजी हो जाता है। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ x/3, इसकी रेशो लिखता हूँ। फिर मैं लिख लेता हूँ y जो दूसरा वेरिएबल है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मुझे नज़र आ रही है ये, ये x की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी वो 5 थी। ठीक है, तो y की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो ये है, y/3 दूसरी रेशो हमने लिख ली। तो इनको अब हमने इक्वल रख लेना है इस रेशो के, यानी 8/4 के। ठीक है, तीनों की हमने रेशो लिख ली, तो ये क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब हमने क्या करना है, जिस तरह ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह ये इसके इक्वल है, तो हम दो जो है इक्वेशंस यहाँ से बना सकते हैं। तो एक इक्वेशन में हम लिखेंगे जी कि x/5 = 8/4, और दूसरी इक्वेशन में हम लिखेंगे y/3 =
8/4, यानी कि दोनों को बारी बारी, ये जो कांस्टेंट था ना नंबर जिसमें वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट फ्रैक्शन कह लें आप, उनको हमने इक्वल रख लिया बारी बारी वेरिएबल वाली फ्रैक्शंस के। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं। या सिंपली आप इसको पहले 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 आ रहा है, तो आप सिंपली इसको जो है वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि जहाँ सिंप्लीफाई हो रही हो फ्रैक्शन, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 2 आ गया। अब क्या है, 5 जो है वो डिवाइड कर रही, तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, इधर इधर भी हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। तो y/3 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। और 3 जब डिवाइड कर रहे हैं दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, 6। तो दोनों जो अननोन्स हैं वो हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2 इसका बिल्कुल इंतहाई आसान सा पार्ट है। इसमें हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये एंगल है और हमें पता है कि ये इस पे लगेगा। इसने पहले खुद ही बता दिया है कि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इनकी हमें साइड्स की रेशो फाइंड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें पता है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिंपली हम लिख देंगे, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इस लिहाज से क्या होगा, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, दोनों के आ गई हैं, रेक्टेंगल्स आ गई हैं। तो अगर ये आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, इक्वल। उसी तरह पहले हम एक नोट लिख लेते हैं कि सिंस रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो पहली मैंने रेशो लिख ली इसी तरह, x/5। उसके बाद दूसरी रेशो में अब 3 को ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी की हमने पहली साइड लेंथ ऊपर रखी है। तो 3/2। तो इनको हम रख लेते हैं इक्वल एक दूसरे के। और अब हमने फाइंड करना है एक्स, चूँकि ये रेशो जो है वो फ्रैक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × x इज इक्वल टू 5 × 3। 5 × 3 क्या होता है, 15। तो 2x इज इक्वल टू 15 आ गया। अब हमने x को आइसोलेट करना है, अकेला करना है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 15/2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 7.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें देखें, दो ट्रेपेजॉइड दी हैं, ट्रेपेजियम्स हैं। और इसमें अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, यानी एक्स, वाई एंड जी। तो चूंकि उसने बताया कि ये फिगर्स आपस में क्या है, सिमिलर, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में क्या होनी चाहिए, कंग्रुएंट होनी चाहिए। तो लिहाजा हमने क्या लिख दिया, पहले x/5, सॉरी x/4, क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरह इसको इक्वल रख लेना। अब हमने y के लिए तो इसकी साइड पहले ऊपर लिखी थी, तो 1.8 को हमें पहले ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, और y को नीचे। इसके बाद फिर इक्वल रखा हमने z। तो चूंकि इसकी साइड पहले ऊपर लिखी है तो 4 को हमें ऊपर रखना पड़ेगा और z को नीचे। आमतौर पे वेरिएबल्स को कोशिश करते हैं ऊपर रखने की, लेकिन यहाँ अगर आप एक वेरिएबल को, जैसे अगर आप y और z को ऊपर रख सकते हैं तो उस तरह कर लें, और x को नीचे फिर लेके जाना पड़ेगा, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा कि चौथी साइड है जी 3 और 6। तीन की रेशो हम आपस में इक्वल रख लेंगे, 3/6। अब इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इक्वेशन बनेंगे। पहले हम x/4 को इक्वल रख लेंगे 3/6 के। उसके बाद हम इक्वल रख लेंगे 1/8/y को इक्वल रख लेंगे 3/6 के। इसी तरह अब हम रख लेंगे 4/z को इक्वल रख लेंगे 3/6 के। तो इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करें कि हम लिख सकते हैं कि 6x इज इक्वल टू 4 × 3 क्या होता है, 12, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब x को आइसोलेट करना है, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा। 12/6 आ गया हमारे पास। अब 6 1 ज़ार 1 एंड 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा हमारे पास ये 2। तो इस लिहाज से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसकी देख लेते हैं। तो वही प्रोसेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 × y पहले लिख लेते हैं हम लेफ्ट साइड पे। फिर हम लिख लेते हैं 6 × 1.8। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके दो जो है इसको डिवाइड करेगा। तो इस लिहाज से 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 2 आ गया। 2 को जब आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। तो इस तरह हमने y भी फाइंड कर लिया, x भी। अब एक वेरिएबल हमारे पास रह गया, वो क्या है, z। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 3 को z से मल्टीप्लाई किया और 6 को 4 से, ये बन जाएगा 24।
3 जो है वो आइसोलेट करना है हमने x को, तो 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा, 24/3 आ गया हमारे पास। अब 3 1s are 3, 3 8s are 24, तो z हमारे पास आ गया 8। तो इस तरह हमने तीनों जो वेरिएबल्स से हमारे उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही बात ट्राइंगल्स आ गई, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लिख लेंगे, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के हैं प्रोपोर्शनल। यानी वो उसी तरह की क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम क्या करते हैं, ए और ए की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें नज़र आ रही है 8, तो A/8 लिख लिया हमने। उसके बाद बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले चूंकि हमने एक साइड पे ए को पहले ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2.1 को हमने ऊपर लिखना है, बी को नीचे लिखना है। और तीसरी जो साइड्स है, यानी 3.2/6 पॉइंट जो है वो 4, वो भी लिख ली। अब इनको हमने इक्वल रख लेना है, और फिर हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, एक दफ़ा ए के साथ और एक दफ़ा बी के साथ। तो दो इक्वेशंस लिख लेते हैं, A/8 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये डेसिमल में थी, तो इसको अगर कैंसिल हो सकती है इजीली, हमें पता है ये इसका 2 गुना है, तो सिंपली हम इसको 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल्स को आगे जाके घसीटने की हमें ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको कर लेना चाहिए। अब देखें 2 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह पहले सॉरी ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 2.1/b इज इक्वल टू, इसको भी 1/2। तो दो इक्वेशंस बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 a से मल्टीप्लाई होगा और 8 टाइम्स 1 8 ही आता है। अब 2 उधर आगे डिवाइड कर देगा, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, देखें ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 8/2, तो 2 4 टाइम्स 8, तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद अब इसकी बारी आ गई, इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, b मल्टीप्लाई बाय 1b, और 2 को जब 2.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आ जाएगा। तो इसमें कुछ स्टेप मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, जल्दी से हम कोशिश करते हैं अभी इसको ख़त्म करने की। इसी तरह नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम पिछला जो क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो इसमें भी हमने इक्वेशंस जो है वो बना लेनी है। पहले लिख लेनी है स्टेटमेंट के, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो A/8 पहले हमने लिख लिया उसी तरह। उसके बाद अब क्या है, बी, और पहले 3 हमें ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर इस ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो हमने ऊपर लिखी है। तो आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ऑर्डर आपने सेम रखना है हर फ्रैक्शन में। तो 3/b लिख लिया, तीसरी साइड लेंथ आएगी 5/10 आ जाएगी। तो उसी तरह इनको हमने इक्वल रख लेना है। अब फिर वही बात कि दो हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, एक ए के साथ बनानी पड़ेगी और एक बी के साथ। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके आपने लिख लिया 1/2, या इधर लिख के आप सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरह 3/b भी क्या आ जाएगा 1/2। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 टाइम्स ए आ जाएगा ये 2a, और 8 टाइम्स 1 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 2 को a को आइसोलेट करना है हमने, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये क्या होगा 8/2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 4। इसी तरह अब इधर भी डायरेक्टली देखें, b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो b की वैल्यू भी फाइंड कर ली और a की वैल्यू भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें भी देखें दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये ट्रायंगल है LMN हमारे पास, ठीक है, ये LM और ये N, और दूसरी ट्रायंगल ये हमारे पास है PNO। तो कहता है ये सिमिलर है आपस में, तो उसके लिए वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो जो साइड्स हैं इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। तो लिख लेते हैं, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं A/8, और एक लेंथ ये है 18/12, इक्वल इसके रख लेंगे 18/12 के। अब इसको हम इसी तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो 12 टाइम्स ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 टाइम्स 18। तो 8 टाइम्स 18 जो है हमारे पास बनता है 144। तो आप लिख लेंगे 12a इज इक्वल 144। तो हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है उसको आइसोलेट करते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 12 टाइम्स क्या होता है 144, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो इस तरह हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस तरह ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहता है कि टू ट्राइंगल्स ABCD/EF आर सिमिलर, यानी उसने खुद बता दिया कि ये सिमिलर है, तो इसीलिए उन्हें उसने क्या कहा है कि इन सब की रेशो जो है वो कांस्टेंट है, यानी 2 के इक्वल है। तो कुछ वैल्यूज उसने दी हैं, कहता है AB की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है और CA 4 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों जो लेंथ उसने दी हैं ये ट्राइंगल ABC की उसने दी है।
तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने जो लेंथ फाइंड करनी है डी ई एफ की, ट्राइंगल डी ई एफ की, ये जो नीचे वाली सारी लेंथ है ना, ये हमने एक्चुअली फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम एक दफ़ा लिख लेंगे कि ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू सी ए ओवर एफ डी इज इक्वल टू 2। तो जो साइड लेंथ उसने हमें दी है उनको हम इस इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। तो हम लिख देंगे, सब्सटीट्यूट करते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 4। तो जहाँ ए बी है वहाँ हमने लिख दिया 6, जहाँ बी सी है वहाँ लिख दिया 8, और जहाँ सी है वहाँ क्या लिख दिया 4। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप देखें उसी प्रोसेस जैसे पीछे हमने फॉलो किया है कि तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन इसके साथ बन जाएगी, 6/डी इज इक्वल टू 2। एक दफ़ा हम इसको इसके इक्वल रख लेंगे कि 8/EF इज इक्वल टू 2, और एक तरफ हम इसको इसके इक्वल रख लेंगे, 4/FD इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, इसमें से DE को आइसोलेट करना है। तो उसके लिए हम ये डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर क्या कर देगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं 2DE, ठीक है। चाहे इस तरफ लिख लें, इस तरफ स्वैप कर लें, आपस में कोई मसला नहीं है। और 6 जो है वो इधर अकेला रह गया था, ठीक है। यानी इसको हम देखें ना, ये देखें, ये 6 इधर अकेला रह गया, DE उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमने क्या किया, इनको स्वैप कर दिया, यानी इसको इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया है। तो इसके बाद अब क्या आ गया, 2 DE को फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना है उसको आइसोलेट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 6 को जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 3। तो DE हमारे पास आ गया 3। उसके बाद इसको कर लेते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस को हमने फॉलो करना है कि 2EF यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इज इक्वल टू 8। तो उसी तरह EF को आइसोलेट हम करना चाह रहे हैं, तो 2 जाके डिवाइड कर देगा। सॉरी, ये जो है ना इधर आना चाहिए था EF, क्योंकि हमारे पास EF है। तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरह हम लिख देंगे कि हमारे पास ये जो EF है ना, ये 4 है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको आप देख लें, करेक्शन कर लें। इसी तरह अब इसकी बारी आ गई, तो इसमें भी वही प्रोसेस को हमने फॉलो करना है। ये तकरीबन हर जगह ही जो है ना वो डी कॉपी पेस्ट हो गया। तो मैं इधर FD लिख देता हूँ, साथ साथ करेक्शन करता जाता हूँ। तो उसी तरह 2 जाके जो है वो डिवाइड कर देगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ FD, और ये क्या आ जाएगा 2। तो FD हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन को भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें देखें वो कह रहा है कि वाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, के स्कूल से घर जाते हुए वाजिद जो है नोटेड दैट हिज शैडो वाज 2/3 ऑफ हिज हाइट। तो उसका जो शैडो है उसकी हाइट का 2/3 टाइम्स है। तो आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल। पोल जो है यानी खंबा, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, नियर बाय हैविंग शेडो, जबकि उसका शेडो 12 मीटर, उसकी हमने खंबे की हाइट फाइंड करनी है। तो ये एक प्रैक्टिकल जो है ना रियल लाइफ एग्जांपल आ गई कि आपको अपनी हाइट मालूम है और अपने शेडो की मालूम है। तो आप पास जो खंबा है उसका शेडो की लेंथ लेके उसकी हाइट जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। यानी इसके लिए हमें यानी सादा अल्फाज में कह सकते हैं, खंबे के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, हम नीचे से ही खड़े होकर उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे। क्यों, देखें ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। और जो फर्ज किया सन है, सन की वजह से शेडो बन रहा है। तो सन का जो जिस डायरेक्शन पे इसके ऊपर पड़ रहा है उसी डायरेक्शन सन यानी सनशाइन जो आ रही है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर पड़ रही है उसी डायरेक्शन में जो है इसके ऊपर भी पड़ रही है। यानी उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे आपने चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है उसमें पढ़ा होगा, वो सेम है। तो दो एंगल्स सेम हो गए इसके। तो दो ट्रायंगल, आपको पता है ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो तो 180 में हम उनको माइनस करेंगे तो तीसरा भी सेम आएगा, ठीक है। अगर ये बात याद रखेंगे कि दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम ही होता है, क्योंकि 180 दोनों तीनों का सम होगा। 180 में से जब हम सेम नंबर माइनस करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम, कि दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं दो ट्रायंगल्स के तो वो आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी सिमिलर होती हैं। तो इसमें अब क्या है, ये ट्रायंगल्स हमने देख लिया कि ये सिमिलर है, तो हम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइज की जो रेशो है वो क्या होगी,
इक्वल होनी चाहिए। पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो पोल है ना इसकी हाइट क्या है, एच। ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट यानी नोट लिखना है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी ये बताना है। ऐसे ही नहीं हम रेशो को आपस में इक्वल रख सकते। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो हम रेशो को आपस में इक्वल नहीं रख सकते। तो इसलिए आपने ये नोट लिखना है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर आप मेंशन करना चाहें तो बहुत बेहतर है, आप साथ लिख दें कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब हम लिखते हैं जी कि जो चीज़ नामालूम है यानी जिसकी कीमत मालूम करनी है उसको पहले हम लिख लेते हैं एच, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 3। तो H/3 हम लिख देते हैं। अब चूंकि इस ट्रायंगल की साइड लेंथ ऊपर रखी है तो इधर भी हमें दूसरी तरफ भी इसी ट्रायंगल की साइड लेंथ ऊपर रखनी होगी, तो इसको हम लिख देते हैं 12/2। अब इनको हम कर लेते हैं जी आपस में इक्वल। तो वही प्रोसेस जैसे हम पीछे फाइंड करते आ रहे हैं, या सिंपली ये देखें सिंपलीफाई हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा, 6। तो H/3 आप डायरेक्टली लिख दें कि ये इक्वल टू 6 है। अब 3 डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो H=12 आ गया। इधर मैं एक बात मेंशन करता चलूँ कि अगर तो आपको ये फिगर ना भी दे तो जो स्टेटमेंट उसने दी है वो कंप्लीट है बिल्कुल, यानी फिगर के बगैर भी इस क्वेश्चन को जो है वो हल किया जा सकता है। और आपको पता है फेडरल बोर्ड की जो नई स्कीम के मुताबिक 25% जो पेपर है वो नॉलेज बेस्ड है और 50% असेसमेंट बेस्ड है, जबकि 25% प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो क्वेश्चन में वो इस तरह का जो है ना वो सिर्फ स्टेटमेंट भी दी जा सकती है आपको, कि स्टेटमेंट क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो इसको सॉल्व करना होगा आपको। तो आपने याद रखना कि जब इस तरह की सिचुएशन हो शैडो और हाइट वाली, तो वहाँ हमेशा राइट जो है ना वो सिमिलर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और इसका तरीकाकार तो ये है, या तो आप इसी तरह ट्रायंगल्स जो है वो रफ ट्रायंगल्स बनाएं। ठीक है। और इसी पैटर्न को फॉलो करें जो पैटर्न पहले है। या इसके लिए आपको पता है कि चूंकि ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है, तो इसमें वो कह रहा है कि 2/3 ऑफ हिज हाइट, जो उसका शेडो है उसकी लेंथ 2/3 ऑफ हिज हाइट है। तो जो पोल है उसकी जो उसका जो शेडो लेंथ है ना वो भी 2/3 ऑफ हिज हाइट होगी। तो इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि उसकी हाइट को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो शेडो की लेंथ आती है, और शेडो की लेंथ कितनी है, 12। और इसको आप आगे उसी तरह प्रोसीड कर सकते हैं कि 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 18। तो अच्छे स्टूडेंट्स को चाहिए कि अल्टरनेटिव मेथड्स को भी जो है वो माइंड में रखें। जो ज़रा मेरी तरह के कमज़ोर बच्चे हैं तो वो उसी पैटर्न को फॉलो करें जिस पैटर्न से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कह रहा है जी कि फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जर रूप। ये दो रूप्स उसने बताया, ऊपर मेंशन भी किया है कि ये जो है हमारी रूप है, और आपको नजर भी आ रहा है ये लार्जर है ये स्मॉलर। ऑफ द हैंगिंग ब्रिज वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई, अब एक्स इज इक्वल टू वाई कह रहा है, यानी ये दो एंगल्स उसने खुद बता दिए कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। और ये भी राइट एंगल बन रहा है क्योंकि वर्टिकल जो है ना वो दीवार जो वॉल है वो वर्टिकल है, और ये भी राइट। तो इसका मतलब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो उसी तरह हम फिर लेट कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है रोप की वो एल है। तो इधर आपने लिख देना है कंसीडर एल इज द लेंथ ऑफ द रोप। और उसी तरह आपने मेंशन कर देना है सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या आप लिख दें कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो L/10 यानी ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये हमने एक रेशो लिख ली। उसके बाद हमने लिख लिया कि इधर L लिया था। अब आप इनमें से जो सी मर्जी, क्योंकि तीनों साइड लेंथ उसने दी है तो जो सी मर्जी लेना चाहे 12/8 लिख लें। मैं इसको लिख लेता हूँ 6/4। 6/4 लिख लिया, इनको इक्वल रख लिया हमने। उसी तरह अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 को L के साथ और 10 को 6 के साथ। तो ये आ जाएगा 4L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 6, 60। अब L को आइसोलेट करना है तो 4 उधर जाके क्या करेगा, 60 को डिवाइड कर देगा। तो 4 15 टाइम्स जो है हमारे पास आ जाता है 60। तो L इज इक्वल टू आ गया 50। तो 15 ये उसका यूनिट है जी मीटर, तो इधर हम 7 मीटर मेंशन कर देते हैं। तो 15 मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें कहता है इन द फिगर ओ इज ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ओ ए है हमारे पास, ये उसने मेंशन की हुई, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है और जो लेंस है इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ये इमेज उसने बताई हुई है कि ये इमेज है, और इसकी डिस्टेंस हमें, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ये जो है ये डिस्टेंस, यानी लेंस से लेके ये आई तक, इफ इट साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है हमारी, जो ऑब्जेक्ट थी उसके डबल साइज की है, दो गुना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं जी कि ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो डी है, कंसीडर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। और इसमें भी देखें, ये ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखें जैसे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ये, ठीक है, और एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ ये, तो ये जो सेम वर्टेक्स पे अपोजिट साइड पे एंगल्स बन रहे हैं ये वर्टिकल है, चाहे ये कह लें या इन दोनों को कह लें। तो वर्टिकल एंगल्स का जो मेजर है हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो वर्ड बाय वर्टिकल एंगल्स थ्योरम, ये एक थ्योरम भी है, उसके मुताबिक ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमें पता है कि ये वर्टिकली जो है वो ऑब्जेक्ट है, इमेज भी वर्टिकल बन रही है, तो ये राइट एंगल्स है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो इसको आपने मेंशन कर देना है, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। उसी तरह हम लिख लेते हैं d/10, यानी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन रही है, d/10। और दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हमें गिवन है वो होगी ओ ए, सॉरी पहले हमने डी लिखा है, तो इमेज की जो हाइट है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसको नीचे रखेंगे, हम लिख लेंगे आई बी, यानी आई बी है, और ये क्या है, ओ ए। तो इन दोनों को इक्वल रख लिया हमने, इधर हम इक्वल लिख देते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जो उसने कंडीशन दी है ना कि साइज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज की जो साइज है या हाइट है वो ऑब्जेक्ट का दो गुना है, यानी इमेज की हाइट जो है वो आई बी है, और ये क्या है, टू टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी आई बी इज इक्वल टू क्या होगा, टू टाइम्स ओ ए। इसको मैं पेरेंथेसिस में लिख देता हूँ। तो इसमें मुताबिक हमें क्या करना होगा कि आई बी की जगह हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ओ ए, तो ये हम लिख देते हैं d/10 इज इक्वल टू टू टाइम्स ओ ए। अब ओ ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, d/10 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2। अब 10 डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने क्या किया कि ये जो डिस्टेंस है लेंस और इमेज के दरमियान, सॉरी दरमियान, उसको हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम सिनेरियो है, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट हो गई है कि इसमें कहते हैं द फिगर इलेक्ट्रिसिटी टावर, ये इलेक्ट्रिसिटी टावर है एक, इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मदद से इसको देखा गया है। फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है हमें इस टावर की, इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5 मीटर। तो ये साथ उसने मेंशन किया है, ये भी दोनों उसने जो है वो लेंथ हमें दे दी है, तो काम पिछले क्वेश्चन की निस्बत ज़्यादा आसान हो गया। तो ये भी हैं सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये चूंकि वर्टिकली इरेक्ट है तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो जो इसकी हाइट है टावर की उसको हम लेट कर लेते हैं, ये एच है, कंसीडर एच इज द हाइट ऑफ टावर। उसके बाद फिर अब हम उसी सिचुएशन को लिख देंगे कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइज फिर प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लिख देते हैं कि हाइट ऑफ टावर ओवर हाइट ऑफ ये इमेज, यानी ये जो है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इनको हम लिख लेते हैं h/0.5। फिर इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी हाइट हमने लिखी है, तो ये जो ग्रेटर बड़ी ट्रायंगल है इसकी जो बेस लेंथ है उसको ऊपर रखेंगे 100/5। तो इनको हम इक्वल रख लेते हैं, ये हमारे पास एक बार की इक्वेशन। अब इसमें हमें पता है कि 5 1 5 एंड 5 20 टाइम्स क्या आता है, 100।
तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो एच ओवर 0.5 इज इक्वल टू 20 आ गया हमारे पास। अब 0.5 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 20 को, तो इसको सॉरी यहाँ से खत्म कर दें, क्योंकि एच इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब 20 को जब 0.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। तो इस तरह हमने जो टावर था उसकी हाइट फाइंड कर ली। चूँकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करें। इसके अलावा अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके।